नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। शंखनाद में सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे के आज दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद आरएसपुरा सेक्टर में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के आखिरी पोस्ट पर पहुंचे, जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद थे। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के अंतिम पोस्ट पर भी अमित शाह गए हैं और ये संदेश है हमारे जवानों को कि हम आपके साथ हैं। ये संदेश साथ ही साथ पाकिस्तान को है कि आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और अमित शाह लगातार अपने 3 दिन के दौरे पर हर बार ये संदेश अवश्य दे रहे हैं कि हम आतंकवाद को छोड़ेंगे नहीं, आतंकवाद को समाप्त करके रहेंगे, आतंकवाद का अंत अब तय है। और ये देखिए जो अमित शाह की चाय पीते हुए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा की अंतिम पोस्ट पर अमित शाह पहुंचे हैं। एलजी मनोज सिन्हा उनके साथ थे और अपने इस दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेना, हमारी खुफिया तंत्र और विभिन्न खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर चुके हैं। और उस बैठक का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो यही कि हमारे जवान जिस तरह से सीमा की सुरक्षा में डटे हुए हैं, उनके परिवार वालों को एक संदेश दिया जाए कि सरकार और भारतवर्ष का हर व्यक्ति उनके साथ है। और आतंकवादियों को यह संदेश दिया जाए कि भारत सरकार ने अब यह ठान लिया है कि आतंकवाद का कश्मीर से सफाया होगा। जम्मू कश्मीर में एक भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। उनके हैंडलर्स तक, उनके सपोर्टर्स तक और वो जो स्लीपर सेल हैं उन पर भी नकेल कसी जाएगी। तो गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन के इस दौरे पर सबसे महत्वपूर्ण आतंकवाद के खात्मे पर चर्चा है। और ये चर्चा न सिर्फ वो सेना के साथ कर रहे हैं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण ये भी है कि वो खुफिया तंत्र के साथ भी बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। और खुफिया एजेंसियां जो हैं उनके प्रमुखों के साथ बैठक में ये भी तय हुआ है कि किस तरह से नकेल कसी जाए, कैसे हम उन तक पहुंचे, उन आतंकवादियों तक पहुंचे, उन आतंकवादियों के आकाओं को ये संदेश दें, उन लोगों को पाकिस्तान में बैठे आकाओं को ये बताएं कि अब जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का अंत जो है निश्चित है और आतंकवाद को समूल नष्ट किया जाएगा। और ये संदेश लगातार दे रहे हैं। ये जो आरएसपुरा सेक्टर है यानी कि बॉर्डर का अंतिम सेक्टर और उसकी अंतिम पोस्ट पर वहां तक पहुंचे हैं अमित शाह। जवानों के साथ संवाद कर रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं, जवानों से मिल रहे हैं। सुनिए क्या कहा अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर और आज शाम अचानक जम्मू में गुरुद्वारा में लोगों से मिलने के बाद, माइनॉरिटीज में विश्वास जगाने की कोशिशों के बाद वो पहुंच गए सीधे आरएसपुरा के सेक्टर में। ये भारत और पाकिस्तान की सरहद पर आखिरी पोस्ट है जहां पर बीएसएफ के ये तमाम जवान हैं। और यहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। उनकी पूरी दौरे में ये कहा जा सकता है कि ये सबसे कड़ा संदेश है उस भारत और पाकिस्तान की सरहद से सीधे पाकिस्तान को, जो लगातार घुसपैठ से लेकर अलग अलग कोशिशें करता है, जिसको नापाक करते हैं हमारे सैनिक। आइए इस हिस्से में आपको दिखाएं क्योंकि यहीं से ये बॉर्डर का आखिरी पोस्ट है और यहीं से उस पार जो सीधा आप कह सकते हैं जो हमारी सेना है वो स्क्रूटनी करती है, वो देखती है। बहुत सारे छोटे छोटे बंकर्स बने हुए हैं जिनके जरिए उन पर नजर रखी जाती है। और यहीं से जो आर्मी के तमाम स्टाफ हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को ब्रीफ किया, उनको जानकारी दी कि कैसे पाकिस्तान उस पार से सरहद से किस तरह से सुरंगें खोदकर इस तरफ लाने की कोशिश करता है, कई जगहों पर बमबारी करता है जो सरहद पर। और बाकायदा उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह की मिट्टी उस तरफ है और इस तरफ है जिसकी वजह से ये सुरंगें वो खोदते हैं। तो ये बॉर्डर पोस्ट का ये बीएसएफ का आखिरी पोस्ट हम कह सकते हैं आरएसपुरा सेक्टर में। ये वो तमाम जवान जो हमारे देश की सरहद पर ऐसी जगहों पर तैनाती में जुटे रहते हैं और यहीं से आप समझिए ये आखिरी पोस्ट है जिस हिस्से में ले जाकर सैन्य अधिकारियों ने गृहमंत्री अमित शाह को ब्रीफ किया इंटरनेशनल बॉर्डर में। उन्होंने बताया कि कैसे उस पार से दूरबीन के इस्तेमाल से देखा जाता है कि अक्सर सुरंगें मिट्टी में खोदकर
कोशिश होती है उस तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, कि सुरंग खोदी जाए। और जानकारी ये भी उन्होंने दी कि किस तरह से हम उसको फिर काउंटर करते हैं और कैसे हम उस पर नजर बनाकर रखते हैं। कैमरामैन पवन के साथ अंजना ओम कश्यप, सीधे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से आज तक के लिए। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। वहां पर आरएसपुरा सेक्टर में स्थानीय लोगों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत भी की है। एलजी मनोज सिन्हा लगातार उनके साथ हैं। वहां पर चाय पी, जवानों को उन्होंने उपहार भी भेंट किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह आरएसपुरा सेक्टर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर की अंतिम पोस्ट पर पहुंचे। जवानों का उन्होंने हौसला बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार गृह मंत्री अमित शाह के साथ रहे। तो बॉर्डर की अंतिम पोस्ट तक पहुंचना न सिर्फ आतंकवादियों को एक संदेश देना है, बल्कि हमारे जवानों की हौसला अफजाई भी करनी है। और बीएसएफ के जवान जो लगातार हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगे रहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में वो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं ताकि आप और हम, हमारे बच्चे चैन की नींद सो सकें, हम जो हैं वो अपने घरों में आराम से रह सकें, हम खुली हवा में सांस ले सकें। और इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान होता है और इसके पीछे सर्वोच्च बलिदान हमारे सैनिकों का होता है। उन्हीं सैनिकों की न सिर्फ हौसला अफजाई है, बल्कि उन आतंकवादियों को एक बेहद कड़ा संदेश है कि बस अब बहुत हो गया, हम आतंकवाद को समूल नष्ट करेंगे, आतंकवाद का खात्मा करेंगे। रुख अगली खबर का। क्या आर्यन खान की रिहाई की कीमत तय की गई थी? क्या शाहरुख खान अगर 25 करोड़ रुपए दे देते तो उनका बेटा आर्यन खान गिरफ्तार नहीं होता? क्या एनसीबी के चीफ को ये 8 करोड़ इसमें से मिलने वाले थे? कौन था वो डीलर या कौन थे वो डीलर जिन्होंने डीलिंग करवानी चाहिए? इन सारे प्रश्नों के साथ एनसीबी अब कटघरे में है, क्योंकि क्रूज ड्रग्स केस में एक शख्स सामने आया है जिसने अपने हलफनामे में 25 करोड़ रुपए की डील वाली एक मिस्ट्री डाल दी है। तो क्या ये 25 करोड़ की डीलिंग वाली बात सही है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना, 10 अपने को बांट लेना। किनारे रखिए इस बात को कि सिनेमा वाले ड्रग्स के साए में है। किनारे रखिए इस बात को भी कि आर्यन को मंगलवार को बेल मिलेगी या नहीं, अब तो नई मिस्ट्री है। 25 करोड़ वाली नई मिस्ट्री। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, क्रूज ड्रग्स केस में 25 करोड़ वाला तड़का लगा है। आरोप लगा है कि आर्यन को छोड़ने की कीमत 25 करोड़ थी। आरोप लगा है कि 18 करोड़ में डील तय होनी थी। आरोप लगा है कि 8 करोड़ रुपए एनसीबी के मुखिया समीर वानखेड़े को लेना था। और इन सारे आरोपों को हलफनामे की शक्ल में दर्ज कराया है इस आदमी ने। इसे तो जानते होंगे आप, इसका नाम है प्रभाकर साली। प्रभाकर साली इस आदमी का बॉडीगार्ड है। यह है किरण गोसावी। किरण गोसावी की ही सेल्फी वाली ये तस्वीर भयानक वायरल हुई थी। आर्यन जब पकड़ा गया था तो गोसावी ही था जो किसी से आर्यन की बात करा रहा था। इतने दिनों से गायब रहने वाला गोसावी का बॉडीगार्ड प्रभाकर साली सामने आया तो हैरान करने वाले आरोपों के साथ। उसने आरोप लगाया कि आर्यन की रिहाई की कीमत 25 करोड़ थी। 18 करोड़ में डील पक्की होनी थी। 10 करोड़ आपस में बांटने थे। 8 करोड़ रुपए एनसीबी के मुखिया समीर वानखेड़े को देना था। फिर हम लोग लोअर परेल गए, वहां पर हमारा गाड़ी रुका, पीछे से वो सैम सर आ गए। उसके तुरंत 2 मिनट के बाद एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। उसमें मैंने एक वो लेडी को रिकॉग्नाइज किया। वो एसआरके की मैनेजर थी, पूजा ददलानी करके। आपको कैसे पता पूजा ददलानी थी? सर मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि सोशल मीडिया पे ना एसआरके की मैनेजर कौन है, बॉडीगार्ड कौन है, या फिर सलमान खान का बॉडीगार्ड कौन है, या मतलब हम लोग डेली देखते रहते हैं, रीड करते रहते, तो तुरंत पहचानने में आ जाता है। आपने कितने नजदीक से देखा पूजा ददलानी को? 5 फीट की दूरी पे। अच्छा, एकदम सामने देखा। किसके साथ बात कर रही थी वो?
किरण गोसावी, सैम और ये 3 जन आपस में बात करें। यहाँ एक नया नाम आया है, सैम। इस सैम का पूरा नाम है सैम डिसूजा। सैम डिसूजा शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से लगातार बात कर रहा था। सारी डीलिंग पूजा से ही हो रही थी। क्रूज पर छापेमारी के बाद मुंबई में लोअर परेल में नीली मर्सिडीज से पूजा सैम से मिलने आई थी। मर्सिडीज के भीतर ही तीनों की बातें हुई। उसके बाद हम लोग निकल गए मंत्रालय के सामने, हम लोग गाड़ी रुका दी। सुबह के 5:30 पौने 6 बज रहे थे। फिर सैम का कॉल आया, तो मैं पीछे ही बैठा था, मैंने देखा आ गए कॉल। तो बोला वो पूजा मैडम फोन नहीं उठा रहे, तो किरण गोसावी ने बोला चल जान दे, छोड़ दे, मैं भी जा रहा हूँ घर पे। आरोपों पर गौर करें तो जाहिर सी बात है कि बात किसी 25 करोड़ की डीलिंग पर ही हुई होगी। लेकिन इसके बाद डीलिंग करने वालों को झटका लगा, क्योंकि पूजा ने सैम डिसूजा का फोन उठाना बंद कर दिया। प्रभाकर साली ने एक और बयान दिया कि समीर वानखेड़े ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाया। वहां पर सालेकर करके एक ऑफिसर थे एनसीबी के, सालेकर। तो उन्होंने मुझे पेपर्स दिया, बोलते इस पे साइन कर। बोला सर ब्लैंक है ये पूरा। वहां से वानखेड़े साहब आ गए। वानखेड़े मतलब समीर वानखेड़े? समीर वानखेड़े, हाँ। उन्होंने मुझे बोला अरे साइन कर रहे काय ना होत, मतलब सर ब्लैंक है। तो सालेकर साहब बोले अरे कर काय ना होत करो। एक मिनट, आप ये बात कह रहे हैं कि आपने एज अ पंच जो साइन किया था वहां पर, आपने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था? कम से कम 9 से 10 पेपर पे मैंने साइन किया था। ब्लैंक, सब ब्लैंक। यहाँ एक और ट्विस्ट है। फोटो में दिख रहे इस किरण गोसावी ने प्रभाकर को महालक्ष्मी भेजा ये कहकर कि वहाँ से इसे 2 अनजान आदमी 50 लाख रुपए देंगे। प्रभाकर ने रुपयों से भरा कपड़े का बैग लिया और निकल पड़ा चर्च गेट की ओर, क्योंकि चर्च गेट में सैम डिसूजा पैसों का इंतजार कर रहा था। फिर उन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया कि तुझे अर्जेंट महालक्ष्मी जाना है करके। वहां से मैं तेरे को बाद में डिटेल बताऊंगा, तेरे को 50 लाख वहां से उठाना है। 50 लाख महालक्ष्मी से? हाँ। किसके पास से आपको बोला गया था? वो कुछ भी नहीं बताता, वो बोले मैं तेरे को डिटेल बताते रहेगा, तू निकल यहाँ से अर्जेंट में। अच्छा, इसी के सिलसिले में था 50 लाख उठाना था आपको? हाँ, ऑब्वियसली उसी सिलसिले में रहेगा। तो क्या आप गए, पैसा मिला आपको? मैं वहां पर गया, तारदेव रोड पे इंडियाना करके होटल है जी, वहां तक गया तो देखा एक गाड़ी नंबर था 5102 व्हाइट कलर की। उसमें से 2 जन उतरे। उन्होंने मेरे को क्या थैली दिया पॉलीथीन का, कपड़े का बैग था, उसमें सब पैसा था, कैश था उसमें। उन्होंने बोला वहां पर रुकना नहीं, सीधा उठाना, गाड़ी में डालना और निकल जाना वाशी के लिए। पैसा किसको दिया आपने? किरण गोसावी के पास। लेकिन यहाँ भी खेल हुआ। रुपए 50 लाख नहीं थे, बल्कि 38 लाख थे। साथ में मैसेज था कि बाकी का पैसा 2 दिन के बाद। 4:15 के बीच में मेरे को कॉल आ गया। मैं घर से निकल और मेरे को वाशी ब्रिज के इधर मिला अर्जेंट में। ठीक है। वहां पर मैंने वेट किया तो बोला इनोरबिट मॉल के इधर वाशी वाला। उधर गया तो इनोवा में वो लोग आ गए, मेरे को अंदर बिठाया। वही पैसे का बैग मेरे को दिया, बोला ओला बुक कर और निकल तू चर्च गेट में, तेरे को सैम सर मिलेंगे, उनको ये रिटर्न दे दे। मैंने ओला बुक किया, मैं निकल गया। फिर ट्राइडेंट होटल के इधर मेरे को सैम सर मिले। अच्छा। उनका वो इनोवा क्रिस्टा लेके आए थे। फिर उनके गाड़ी में जाके दिया, मैं भी अंदर बैठ गया। उन्होंने सब कैश गिना, सिर्फ 38 लाख उसमें निकला। मतलब 50 लाख दी तो 38 लाख हो गए। हाँ। कैसे? अभी मैं वो सब गिनते नहीं बैठ रहा था, मेरा काम था इधर से उठाना उधर जाके देना। मैंने उनके हाथ में दिया, उन्होंने बोला 38 लाख से प्रभाकर, वो आप उधर बात करो, मेरे से बात मत करो गोसावी से। तो उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि 2 दिन का टाइम दे, बाकी करवा दो। तब सरकारी गवाह बना किरण गोसावी अब फरार है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड आज तक के कैमरे पर है। आरोपों के इस हलफनामे के बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या आर्यन की गिरफ्तारी किसी साजिश का हिस्सा है? क्या 25 करोड़ देने पर आर्यन का मामला दबा दिया जाता? क्या वाकई फिरौती के इस रकम में 8 करोड़ समीर वानखेड़े को मिलने थे? क्या अंतिम समय में शाहरुख खान ने पैसे देने से इनकार कर दिया? सैम डिसूजा कौन है? सैम डिसूजा किसके कहने पर 25 करोड़ की रकम मांग रहा था? और कहां है सैम डिसूजा? एनसीबी पर सवाल सख्त हैं और आरोप बहुत ही गहरे। तो एनसीबी की तरफ से भी सवालों का जवाब दिया गया। इन आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है कि समीर वानखेड़े सवालों के घेरे में है
और प्रभाकर साली का ये वीडियो और हलफनामा आर्यन के पक्ष में है, लेकिन सच ये भी जानना होगा कि प्रभाकर के आरोपों में कितनी सच्चाई है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अब ये एक नया मोड़ आ गया है, यानी कि इस केस की दिशा और दशा बदल रही है। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर साली के आरोपों ने सिर्फ एनसीबी के खेमे में ही खलबली नहीं मचाई, बल्कि इन आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में भी जबरदस्त सनसनी फैला दी है। एनसीबी के नेता और मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी पर सवाल उठा रहे थे। अब उन्हें आरोपों का एक नया हथियार मिल गया, मगर बीजेपी और उसके सहयोगी दल एनसीबी के बचाव में उतर आए। एक गवाह, एक हलफनामा, नई कहानी। सुर्खियों में छाए क्रूज ड्रग्स केस में नया ट्विस्ट ले आया है। फिल्मी कहानी की तरह ही केस में किरदार जुड़ते जा रहे हैं और मामले का सच सस्पेंस बनता जा रहा है। लेकिन ड्रग्स केस के सबसे नए कैरेक्टर प्रभाकर साली के करोड़ों की डील वाले खुलासे से एनसीबी की कार्रवाई पर नए सवाल उठ गए हैं। आरोप सीधे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी मामले में वसूली का है और इसके सीधे टारगेट पर हैं एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े। इस तरह से बयान दिए हैं, हमें लगता है इससे चौंकाने वाली चीजों के खुलासे हो रहे। हम पहले दिन से कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही समीर वानखेड़े महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर हैं और अब केस के चश्मदीद प्रभाकर के बयानों ने सरकार को एनसीबी पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। लेकिन बात अभी इतनी सीधी भी नहीं। वानखेड़े भी इन आरोपों का जवाब देने को तैयार हैं। आज तक से बातचीत में उन्होंने साफ कहा है कि वक्त आने पर गोसावी के बॉडीगार्ड को सही जवाब मिलेगा। वहीं इस नए खुलासे के बीच बीजेपी और उसके सहयोगी समीर वानखेड़े के समर्थन में उतर आए हैं। बीजेपी नेता सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्रूज केस के 22 दिन बीत जाने के बाद एकाएक गवाह सामने कैसे आ गया। 22 दिनों के बाद जो प्रभाकर की बातें सामने आ रही है, वे 22 दिन खामोश क्यों थे? जब महाराष्ट्र सरकार के एक के बाद एक मंत्री पत्रकार वार्ता लेकर के एनसीबी को बदनाम कर रहे हैं, उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री समेत शरद पवार जी, पूरी की पूरी फौज महाराष्ट्र सरकार की एनसीबी को घेरने के पीछे पड़ी है। और इन हालात में जब 48 घंटे पूर्व महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री कहता है कि वे समीर वानखेड़े और उनकी टीम को जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, उसके बाद ये प्रभाकर की बातें सामने आती है। हालांकि गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर ने आज तक से बातचीत में इस सवाल का भी जवाब दिया है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में महाराष्ट्र पुलिस भी एक एक गवाह पर नजर बनाए हुए है। मामला होकर अभी 20 दिन हो गए, आज आप क्यों बोल रहे हो इस बारे में? मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। मेरे वाइफ की मुझे बहुत कॉल हो गया और उन्होंने मतलब मेरे वाइफ ने मुझे बताया कि पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, बार बार उनको कॉल जा रहा है करके। पुलिस की इंक्वायरी? कौन सी पुलिस? महाराष्ट्र पुलिस की। उनकी वाइफ की इंक्वायरी हो रही है आपकी? इंक्वायरी मतलब कॉल जा रहा है कि आपके हस्बैंड है किधर। हाँ, फिर उनको हरेसमेंट हो रहा है मेरी तरफ से, मतलब मेरे वजह से। जी हाँ। तो मेरे अंदर अभी डर पैदा हुआ कि इतना अगर हो रहा है तो मेरे ऊपर भी आ सकता है। तो इसका डर लग रहा है आपको? यही, अगर मैं पंचनामा में हूँ, मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है, तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लगा। ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में आरोपों का दौर जारी है। खुद सीएम उद्धव ठाकरे भी एनसीबी की कार्रवाई को लेकर तंज कस चुके हैं। साधारणतः 25 कोटीचं हेरोईन पकडलेलं आहे। हिरोईन नाही, हेरोईन पकडले, पण ते नुसतं हेरोईन पकडलं, त्याच्यामध्ये कोण हिरोईन नव्हती म्हणून त्या पोलिसांचं नावच नाही आलं। लेकिन इन हमलों के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोपों को जाति वाली पॉलिटिक्स से जोड़ दिया।
तो आरपीआई की भूमिका ये है कि समीर वानखेड़े हमारे बुद्धिस्ट और दलित मागासवर्गीय समाज के अधिकारी है और 1 साल पहले वो एनसीबी में आए और उन्होंने जो आर्यन खान और 19 लोगों पर जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई कानून के मुताबिक सही कार्रवाई है। समीर वानखेड़े ने रेड वहां मारकर जिनके पास ड्रग में मिला है ऐसे लोगों पर उन्होंने कार्रवाई की है। 19 लोगों को अरेस्ट किया है। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारे समाज के आदमी को माननीय नवाब मलिक जी जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। किसके बयान सच हैं, किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। लेकिन ये साफ है कि चश्मदीद का नया बयान सामने आने के साथ ही आर्यन केस की गुत्थी और उलझ गई है और इस पर महाराष्ट्र की सियासत का गरमाना तय है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।